हेलो गाइस, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 9 का चैप्टर, जिसका नाम होगा जलवायु। ये चैप्टर पढ़ने से पहले हर बार की तरह हम अपना लास्ट क्लास के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, जो हम हर बार आपको वीडियो में देते हैं। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन था निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रमानुसार चुने। ठीक है, तो इसका आंसर था गे। ठीक है, तो आप ये आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर है गे। तो इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम भारत का मैप देखें तो महानदी, उसके बाद गोदावरी, फिर आती है आपकी कृष्णा नदी। ठीक है, उसके बाद तुंगभद्रा और कावेरी नदी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। चलिए अब अपना चैप्टर पढ़ लेते हैं, जलवायु। पिछली हम पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर, जो पिछले हमने चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा है स्थलाकृतियों के बारे में, अववाह के बारे में। तो किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्व होते हैं, जिनमें से 2 तत्व हम पढ़ चुके हैं, स्थलाकृतियाँ और अववाह, और ये तीसरा तत्व है जो है जलवायु। तो एक विशाल क्षेत्र में लंबी अवधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। ये मैं आपको बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। मौसम दिन प्रतिदिन बदल सकता है, लेकिन जलवायु दीर्घकाल में तय की गई होती है। एक दीर्घकाल में जो मौसम बना रहता है उसको जलवायु कहते हैं। जैसे शीत ऋतु, गर्म ऋतु, जो कई कई महीनों तक चलती हैं। ठीक है, वो घट बढ़ सकती हैं लेकिन उसी तरह से चलती रहती हैं। बात कर लेते हैं एक विशेष समय, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, वायुमंडल में अवस्था में रहता है। जो मौसम होता है वो दीर्घ जो है वो लघु काल का होता है, अर्थात कम टाइम का होता है, लेकिन जो जलवायु है वो दीर्घकालीन होती है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता और वर्षण ही होते हैं। ठीक है, दोनों के जो कारक होते हैं वो यही होते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। जलवायु नियंत्रण के बारे में देखें तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं: अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण क्या होते हैं? जलवायु को नियंत्रित करने के प्रमुख कारक होते हैं। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है, जबकि जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वो गर्मी के मौसम में भी ठंडे होते हैं। इस लाइन को समझें कि आपकी ये पृथ्वी है और पृथ्वी थोड़ी सी कैसी है, एक बार फिर से थोड़ी झुकी हुई है सूर्य की तरफ। तो क्या होता है, यहाँ तो आपको सीधी किरणें मिलती हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश यहाँ पे तिरछा पहुँच जाता है, तो ध्रुवों की ओर क्या होता है कि धूप ज़्यादा नहीं जा पाती, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा नहीं जा पाती, तो वो ठंडे होते जाते हैं। आगे बात करें, किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार तापमान एवं वर्षा के वितरण को यह प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम जान लेते हैं। अक्षांश, कर्क वृत्त। अक्षांश के बारे में देखिए, कर्क वृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित होता है। ठीक है, यदि ये हम अपना छोटा सा भारत का मैप बना के देखें, ठीक है, ये बनाएं तो कर्क रेखा कुछ ऐसे ही हो जाती है। तो मोस्टली जो भाग है वो भारत का कहाँ है, दक्षिण में होता है। तो ये यही कह रहा है दक्षिण में स्थित है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, और बाकी जो कर्क वृत्त से ऊपर का बचा हुआ क्षेत्र होता है वो उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। इसलिए जो भारत की जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों प्रकार की देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं ऊंचाई के बारे में। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई आपको 30 मीटर की देखने को मिल सकती है। वहीं हिमालय मध्य एशिया से आने वाली
ठंडी हवाओं को भारत के उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है और इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में कम ठंड पड़ती है। ठीक है, हमारे भारत के ऊपर देखें तो और भी ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड मिलती है मध्य एशिया के क्षेत्रों में। तो ये जो हिमालय की श्रेणी है, हिमालय जो पर्वत है, वो हमारे भारत को सर्दी से और ठंडी ठंडी हवाओं से भी बचाता है। तो हिमालय बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे भारत के लिए। बात कर लेते हैं वायुदाब एवं पवन के बारे में। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। वायुदाब एवं धरातलीय पवनों से, ऊपरी वायु परिसंचरण से, पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से यह प्रभावित होती हैं। जो वायुदाब एवं पवन है, इनकी जो अवस्थाएं हैं वो संचालित होती हैं इन कारकों के कारण। आगे इनके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। यह पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। यह दक्षिण की ओर बहती हैं और कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है, तो यदि आप देखें ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पे ये पवनें, ये भूमध्य रेखा है, कुछ ऐसे पेटियां बनी होती हैं क्योंकि बटा है हमारा जो पृथ्वी है वो बटी हुई है अक्षांशों में, देशांतरों में। तो यहाँ पे यदि 0 डिग्री है, यहाँ पे आप 23-23.5 डिग्री देखें तो इस प्रकार से जो हवाएं हैं वो चलती रहती हैं। लेकिन जो यहाँ पे है आपके 0 डिग्री पर है, यहाँ पे कोरियोलिस बल जो होता है वो कार्य कर रहा होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि अगर पवन इस तरह से चल रही है तो वो ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, वो अपने यहाँ से चलेगी तो दाहिनी ओर मुड़ जाएगी और ऊपर से चलेगी तो अपनी बाईं ओर मुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से हवाएं अफेक्ट होती हैं कोरियोलिस बल के कारण। अब बात कर लेते हैं कोरियोलिस बल क्या होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, एक मिनट रुकिए, चलिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो पृथ्वी घूमती रहती है उसका जो आभासी बल होता है, पृथ्वी खुद पे भी अपनी धुरी पे भी घूमती है ना, घूर्णन करती है ना। ठीक है, तो वो जो घूमती रहती है उसका जो आभासी बल होता है उसे क्या बोला जाता है, कोरियोलिस बल कहा जाता है। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया है कि कोरियोलिस बल क्या होता है, वो किस प्रकार से अफेक्ट करता है पवनों को। ठीक है, इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, ठीक है, यदि यहाँ पे देखिए आप, ये उत्तरी गोलार्ध है तो ऐसे चल रही हैं तो ये अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से वायु मुड़ जाती है इसके कोरियोलिस बल के कारण। तब दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है और इसे क्या बोला जाता है, फेरेल का नियम भी कहा जाता है। तो ये छोटी सी एक डाउट था, एक नियम था और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको छोटी छोटी बातें भी ये पता होनी ज़रूरी है। वहीं भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के ऊपर के उत्तर के उच्च दाब होता है। हिमालय के उत्तर में क्या होता है, उच्च दाब आपको देखने को मिलता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं जो होती हैं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। आपको ये तो पता ही होगा ना कि गर्म हवाएं जो होती हैं वो नमी के साथ होती हैं, वहीं जो ठंडी हवाएं होती हैं वो शुष्क हवाएं होती हैं। कैसी होती हैं, शुष्क हवाएं। इसलिए हमें सर्दियों के मौसम में बॉडी लोशन ये सब चीज़ें अपनी ड्राई स्किन को नर्म वो करने के लिए, नमी लाने के लिए यूज़ में लानी होती है। तो ठंडी जो शुष्क हवाएं हैं वो दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर से बहती हुई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत में ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि गर्मी के दिनों में वायु की जो दिशा होती है वो पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से, हिंद महासागर क्षेत्र है, इसके उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब की ओर जो हवाएं हैं वो बहने लगती हैं। आपको एक सिंपल सी बात पता होगी कि वायु जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। ठीक है, जहाँ भी निम्न दाब होगा वहीं की तरफ जो वायु है वो खींची चली जाती है, उसी की तरफ फ्लो करती है। तो क्या होता है कि उच्च दाब से, कहाँ गया, एक सेकेंड रुकिए,
उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सी होती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें? ये होती हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, जो हिंद महासागर से उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार करके दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित निम्न दाब की ओर आती हैं। ठीक है, इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से हम जानते हैं। आगे देख लेते हैं। ये पवनें कोश महासागरों के ऊपर बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, नहीं भी पता हो तो मैं बता देती हूँ कि पवनें समुद्र से जो है नमी लेके आती है, ऊपर जाकर ये बहती हुई जाती है और फिर क्या होती है कि संघनन की क्रिया होके बारिश होती है। तो ये इसी पॉइंट को ये बता रहा है कि ये पवनें नमी ग्रहण करती हैं और भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। ठीक है, पश्चिमी प्रवाह अर्थात जो पश्चिम से चलती हुई प्रवाह होती है, हवा होती है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा भी है। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। हम एक मैप में इस चीज़ को समझ लेंगे। अभी आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दीजिए कि थ्योरी समझिए कि क्या कहा जा रहा है और क्या समझाया जा रहा है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। जेट धाराओं के बारे में बात करें, यह एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ आप पृथ्वी को बनाएं, ये 0 डिग्री हो गया। तो ये जो हवाएं हैं ये कौन सी हैं? पश्चिमी हवाएं हैं, पश्चिमी हवाएं हैं और ये इतनी ऊपर चलती हैं, पृथ्वी के इतने ऊपर चलती हैं कि 12,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाली ये हवाएं होती हैं और पश्चिमी हवाएं होती हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है? जेट धाराएं। ये एक पट्टी में ही चलती हैं। ठीक है, ये भटकती नहीं है, ये एक संकरी पट्टी में चलती रहती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराएं को पहचाना गया है, जिनमें से सबसे स्थिर जो है वो मध्य अक्षांशीय उपोष्ण कटिबंध जेट धाराएं हैं। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्थिर जो है मध्य अक्षांशीय जो है उपोष्ण मध्य अक्षांश जो सबसे स्थिर है जेट धारा वो कौन सी है? तो उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। बात कर लेते हैं पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के बारे में। तो सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागर से के क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होती हैं। वे प्राय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं और ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने पढ़ लिया पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ क्या होते हैं, उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। एक बार यदि आपको समझ में ना आए तो दोबारा से आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, क्योंकि यदि हम बार बार रिपीट करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। चलिए, तो ये कुछ हवाएं हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। 1 मिनट मैं ड्रॉ कर देती हूँ, एक पॉइंट लगा देती हूँ। जो धरातलीय पवनें हैं वो यहाँ पे हैं और आपको उपोष्ण जो पश्चिमी है वो इस प्रकार से, ये जो डबल लाइन में है वो आपको जेट स्ट्रीम मिलेंगी, जेट धाराएं मिलेंगी। वहीं जो सिंगल है वो आपको धरातलीय पवनें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, आपको देखने को मिल रहा होगा कि जेट धाराएं कौन सी हैं और वो कितनी ऊंचाई पे बहती हैं, वहीं जो धरातलीय पवनें हैं वो कैसी हैं। ठीक है, तो इसमें आपको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी जो हवा है, जो धाराएं हैं वो किस दिशा में प्रवाह करती हैं। वैसे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये एरो का निशान है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही जेट धाराएं आपको देखने को मिल रही हैं, उपोष्ण पश्चिमी जेट धाराएं। ठीक है, ये जो हैं ये धरातलीय हैं, पवनें हैं जो
जो वहीं के आसपास की होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं भारतीय मॉनसून के बारे में। भारत की जलवायु मानसूनी और बहुत अधिक प्रभावित है। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर तथा 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। इसमें बात कर लेते हैं स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदीय प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, निम्न दाब यहाँ पे बन जाता है, किस कारण से वो भी बता दिया है, जल तथा स्थल के गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया के कारण। जबकि इसके आसपास के समुद्रों का क्या होता है कि उच्च दाब बना रहता है। तो क्या होता है, उच्च दाब से मैंने आपको बताया कि हवाएं किधर को चलती हैं, निम्न दाब की ओर जाती हैं। तो मानसून निम्न दाब की ओर आता है। ठीक है, यहाँ से जल उठाया और हवाएं लेकर आई निम्न दाब की ओर, अर्थात भारत की ओर। ठीक है, वहीं बात करें दूसरे पॉइंट की, दूसरे कारण की, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत्य उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है और यह विषुवत गर्त है जो प्राय विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून व्रत के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, तो हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर वाला क्षेत्र होता है। उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को बहुत प्रभावित करती है। बात करें उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के बारे में, इसको भी देख लेते हैं। तो ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। विषुवतीय और अक्षांशों के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो उस पर हम नहीं जाएंगे डिटेल में। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। ठीक है, यदि ये पृथ्वी है तो बात करें उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी की हम बात करें और दक्षिण पूर्वी, यहाँ पर क्या होती है, व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, इस तरीके से मुड़ जाती है ना ये पवनें, जब ये चलती हुई रहती हैं, किसके कारण, कोरियोलिस बल के कारण, तो ये यहाँ पे मिलती हैं। तो यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ ये उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। तो ठीक है, इस प्रकार से ये चलती रहती हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए विषुवत व्रत हो गया। बात कर लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। एल नीनो की बात करें, आपने हमेशा सुना होगा एल नीनो, तो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर ये स्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया जाता है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है, ये इस बात पे हम नहीं जाएंगे इसका क्या अर्थ होता है, बस हमें यह समझना है कि यह धारा जो है वो एल नीनो की जो उपस्थिति है वो समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है और उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें जो वो चलती रहती है उनको शिथिल कर देती है। ठीक है, तो एल नीनो का इतना इफेक्ट होता है और इसकी हम डिटेल में बात आगे करेंगे, चूंकि हमारा पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बात थी, उसको समझाना था। बात कर लेते हैं मानसून का आगमन एवं वापसी के बारे में। तो व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं, लेकिन यह स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मानसून की बात हो रही है कि जून से सितंबर तक ये मानसून होता ही होता है। यदि आपको क्वेश्चन आ जाए, एक आ भी सकता है 100 से 120 दिनों के बीच होता है, लेकिन आपको आ जाए 80 से, ठीक है, 100 दिनों के बीच आ जाए, तो आपको औसत दिनों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो 100 से 120 दिनों के बीच होता है। ये कुछ आपको देखने को मिलेगा, ये मैप आप देख सकते हैं जहाँ पे मानसून का आगमन और मानसून का अंत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार मैं समझा देती हूँ। यहाँ से मानसून, ये जो हवाएं हैं समुद्र से नमी लेके चलती हैं और जाकर भारत में बने निम्न वायुदाब पर ये वर्षा कर देती हैं इस प्रकार से, और जब वापस आती हैं तो यहाँ से ये वापस
मुड़ जाती हैं। तो ये वापसी का है, अंत कैसे होता है, और ये आपको शुरू का होगा कि मानसून का आगमन कब होता है। तो गर्मियों में आगमन होता है और सर्दियों में मानसून का वापसी होती है, अंत होता है। इस मैप को आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बात कर लेते हैं ऋतुओं के बारे में। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में। भारत की 4 ऋतु होती हैं, ठीक है, आप सभी को पता है। 4 ऋतु होती हैं: सर्दी, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून और पतझड़ का की ऋतु, ठीक है। तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इनको बहुत आराम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। शीत ऋतु आपको पता है नवंबर से आरंभ होती है, फरवरी तक ये रहती हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या होती हैं, दिसंबर के बाद जो जनवरी के सबसे ठंडे महीने होते हैं और मार्च अप्रैल तक ये ख़त्म हो जाती है और तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटता जाता है। वहीं ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है और मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। उसके बाद क्या होता है, जून से मानसून आना शुरू हो जाता है। वर्षा ऋतु जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हवाएं हैं वो निम्न दाब की ओर आकर्षित करता है और यह दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं और यहाँ पे वर्षा ये करती हैं। क्योंकि ये पवनें गर्म महासागर के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक नमी लाती हैं और मानसून से संबंधित अन्य परिघटना भी होती हैं, जैसे वर्षा में विराम का होना। और इससे क्या होता है, इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं, अर्थात मानसूनी जो वर्षा है एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है, ठीक है। तो इसको आप रिपीट पे एक बार देख लीजिएगा वीडियो वापस करके, यदि मैंने थोड़ा स्पीडली बोला हो, क्योंकि फिर वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बात कर लेते हैं मानसून की वापसी के बारे में। तो अक्टूबर नवंबर के दौरान मानसून की वापसी होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। वहीं एक बात करें एक पॉइंट के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में, तो मानसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए यह प्रसिद्ध भी है। कौन? मानसिनराम, जो मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। वर्षा का वितरण के बारे में बात करें तो पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 7 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अर्थात जब नमी जाती रहती है समुद्रों से जाएगी तो वो आगे चलते चलते कम होती चली जाती है, ठीक है। तो यही कारण है कि गुजरात में 400 सेंटीमीटर, लेकिन वो आगे बढ़ते 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 कम होती चली जाती है, ठीक है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है, ठीक है। चलिए, हमारी क्लास में आज के लिए इतना ही। आगे हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और अभी हम अपने आज की क्लास का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। कि सर्दियों में वर्षा किस कारण से होती है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको इस क्लास की PDF भी देखने को मिल जाएगी और डेली क्विज जो UPSC के प्रीलिम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। थैंक यू।